हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो आज फिर से हम लेकर आ गए हैं AWS सीरीज की एक और नई वीडियो। और लास्ट पार्ट में हमने जैसा कि समझा था अवेलेबिलिटी जोन और रीजन के बारे में, तो आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस कि हम किस तरीके के इंस्टांसेस बना सकते हैं, क्या क्या इंस्टांसेस के ऑप्शन अवेलेबल हैं AWS पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और वो वीडियोस आप देख पाएं। टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस से पहले एक और चीज ये समझ लेते हैं कि किस तरह की सर्विसेज AWS में हमें मिलती हैं, क्या क्या सर्विसेज हम AWS की यूज कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो मोर देन 200 सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है जो हम यूज कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए। बट जो सबसे ज़्यादा जिनका यूज होता है, जिनकी वजह से AWS इतना पॉपुलर है, जिसकी वजह से हम AWS को प्रेफर करते हैं या सभी AWS का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो कुछ ये हैं। बाकी इसके अंदर और भी ऑप्शन मिलेंगे और इनके अलावा भी और भी सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विसेज है। कंप्यूट, जिनके अंदर आप इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं, आप मेमोरी, प्रोसेसर और रैम वगैरह डिसाइड करते हैं। माइग्रेशन, यानी अपने फिजिकल इंफ्रा को क्लाउड पे लेके जाना या एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे जाना। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, यानी कि जो हम इंफ्रा बना रहे हैं क्लाउड पे उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना। स्टोरेज, जो चीज़ें हम यूज करते हैं उसको स्टोर भी करते हैं या सिर्फ स्टोरेज के लिए भी हम यूज करते हैं क्लाउड को। नेटवर्किंग, जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इंफ्रा आप बनाओगे, जब इतनी मशीन्स क्रिएट करोगे तो नेटवर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैसेजिंग सर्विस भी है, डेटाबेस है, मैनेजमेंट टूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनको हम एक एक करके देखने भी वाले हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूट से, और कंप्यूट के अंदर आपको कई सारी सर्विसेज मिलेंगी जिसमें से कुछ मेन है EC2, लैम्डा, बीनस्टैक। अब इसमें AWS EC2 की बात करें तो EC2 के अंदर हम इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं AWS EC2 के बारे में, फिर बाकी आने वाली वीडियोस में हम आगे धीरे धीरे चीज़ें देखेंगे। EC2 जो सर्विस है वो काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर आके हम मशीन्स क्रिएट करते हैं, इंस्टांसेस बनाते हैं। इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड इसको बोला जाता है। और यहाँ पे इंस्टांस क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई। तो आप सिंपली इंस्टांस इस तरीके से समझ सकते हैं, कभी आपने VMware वर्क स्टेशन अपने कंप्यूटर में यूज किया हो अगर, या नहीं भी यूज किया है, तो एक तरीके से ये समझ लीजिए एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत सारी रैम्स, हार्ड डिस्क और प्रोसेसर लगा हुआ है, और वहाँ से हम बहुत छोटी छोटी मशीनें क्रिएट कर सकते हैं उस मशीन के अंदर। और ये सारा कुछ होता है वर्चुअलाइजेशन की वजह से। तो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो कोई ना कोई वर्चुअलाइजेशन का ऐप यूज करते हैं, जैसे कि AWS जो है वो सिट्रिक्स का यूज करता है और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-V का यूज करता है। VMware जो है वो vSphere ESXi का यूज करता है। तो इस तरीके से है, ये वर्चुअलाइज हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके अलग अलग रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, जिससे कि उसके अंदर हम एक से ज़्यादा मशीन्स क्रिएट कर सकें, बना सकें, और उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। अगर एकदम हम देसी भाषा में कहें तो जैसे सपोज करिए ये हमारे पास एक कंप्यूटर है और इसके अंदर जाहिर सी बात है हार्ड डिस्क भी होगी, इसके अंदर रैम भी लगी होगी और इसके अंदर प्रोसेसर भी होगा। अब जब किसी हार्डवेयर को हमें वर्चुअलाइज करना होता है तो देखिए, आप कर तो सकते हैं किसी भी हार्डवेयर को। आपके पास एक लैपटॉप है i3 का या डुअल कोर का, उसे भी वर्चुअलाइज कर सकते हैं VMware या वर्चुअल बॉक्स, हाइपर-V, कोई भी एक एप्लीकेशन डाल के। लेकिन अगर रिसोर्सेस उसमें कम है तो आप मशीन ज़्यादा नहीं बना पाएंगे या उसकी स्पीड उतनी नहीं मिलेगी। अगर आपके पास हार्ड डिस्क अच्छी है, रैम अच्छा है और प्रोसेसर अच्छा है तो आप मशीन्स ज़्यादा बना पाएंगे इससे, और उनकी स्पीड भी आपको अच्छी मिलेगी काम करने की। तो ये जो वर्चुअलाइज करने का जो मेन रीजन है वो यही है कि हार्डवेयर एक होता है हमारे पास और उसके अंदर हम मशीनें कई सारी यूज कर लेते हैं, यानी कि एक वर्चुअल हार्डवेयर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। इसके अंदर हम लाइनेक्स रख लेंगे, इसमें विंडोज रख लेंगे, इसमें विंडोज 10, इसमें विंडोज सर्वर, मतलब इस तरीके से हम डिफरेंट काम के लिए इसको यूज कर सकते हैं एक ही हार्डवेयर के अंदर। तो कुछ इसी तरीके का सिनेरियो यूज होता है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। अब बात करें अगर EC2 की, EC2 AWS की एक वेब सर्विस है जो आपको सिक्योर और रीसाइजेबल कंप्यूट रिसोर्स क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, जिसे हम इंस्टांस भी कहते हैं। और उसको हम ज़रूरत के हिसाब से उसकी कैपेसिटी कभी भी स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, इलास्टिक इसके नाम में इसीलिए जुड़ा हुआ है। इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म की, वो ये है कि हम जितना यूज करते हैं बस हमें उतना ही पे करना होता है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। आपने जितने रिसोर्स बनाए हैं, जितना रिसोर्स आप यूज कर रहे हैं, सिर्फ पेमेंट आपको उतने रिसोर्स की ही करनी है। आपने साइज बढ़ा दी तो आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे, आपने साइज कम कर दिया तो चार्जेस कम हो जाएंगे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हैं। इसको AMI बोला जाता है। आप खुद के लाइसेंसेस भी यूज कर सकते हैं। वहाँ पे एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं।
या फिर AWS के बने बनाए टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए एक काम की बात है कि अगर हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक रीजन के अंदर मैक्सिमम 20 इंस्टांसेस बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हमारी जरूरत बढ़ती है तो हम AWS को रिक्वेस्ट करके ये संख्या बढ़ा भी सकते हैं जरूरत के हिसाब से। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस पे। तो देखिए टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस जो बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि हमारी नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, किस तरह का काम हमें करना है। जब आप मशीन क्रिएट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप किस तरह की मशीन लेना चाहते हो। यहाँ पे टाइप्स वगैरह ये नाम नहीं दिखेगा आपको कि जनरल पर्पज कंप्यूट ऑप्टिमाइज, वहाँ पे आपको सीरीज दिखेगी। तो जो भी ये टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबके लिए एक सीरीज रिजर्व है। ठीक है, किसी में 2 सीरीज भी हैं, 3 सीरीज भी है, और हर सीरीज का अपना एक पर्पस है, हर सीरीज में एक अपना क्राइटेरिया है कि कितना रैम हो सकता है, कितनी हार्ड डिस्क हो सकती है, कितना प्रोसेसर मैक्सिमम यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नाम से ही वैसे तो आपको पता चल रहा होगा, जनरल पर्पस मतलब नॉर्मल मशीन्स अगर हमें लेनी हो, कंप्यूट ऑप्टिमाइज मतलब जिसमें प्रोसेसिंग की स्पीड अच्छी हो, मेमोरी ऑप्टिमाइज मतलब जिसमें रैम अच्छी हो, स्टोरेज ऑप्टिमाइज मतलब जिसमें स्टोरेज अच्छी हो, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग यानी GPU इंस्टांसेस को हम कहते हैं जिसमें ग्राफिक्स अच्छा मिले हमें। तो देखिए नाम के हिसाब से आपको आराम से पता चल रहा है और आराम से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपके सामने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मशीन एक चाहिए, तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि किस तरह की मशीन चाहिए, किस पर्पज के लिए चाहिए, आप उसमें क्या काम करना चाहते हैं। अगर उसने कहा कि मुझे कोई 3D एनिमेशन का काम करना है, कुछ मिक्सिंग का काम करना है, कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा मुझे इन्हें एक्सेलरेटेड इस ग्रुप का मशीन देना चाहिए, इस ग्रुप में जो भी सीरीज आती है वो मशीन देनी चाहिए। अगर किसी ने ये कहा कि हमें स्टोरेज से रिलेटेड हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, ठीक है, अगर उसने कहा कि हमारा डेटाबेस बनने वाला है, हमारा एक स्टोरेज बनने वाला है, हम उसमें बहुत सारे म्यूजिक स्टोर करेंगे या किसी भी अलग तरह की फाइल स्टोर करेंगे, तो हम स्टोरेज से उन्हें मशीन देंगे। किसी की कोई स्पेसिफिक डिमांड ना हो, उन्हें CPU रैम और स्टोरेज का एक एक मिला जुला एवरेज मशीन चाहिए, तो उसके लिए तो जनरल पर्पज है ही। ठीक है, जो T2 माइक्रो हम यूज करते हैं वो जनरल पर्पज की ही मशीन है। T सीरीज इसी में आता है जनरल पर्पज में जो हम यूज करते हैं, जो फ्री टीयर में अवेलेबल होता है T2 माइक्रो। इसके अलावा T3 है, T3A है, फिर M सीरीज है इसके अंदर, फिर A सीरीज है इसके अंदर। इस तरीके से हर एक इंस्टांस टाइप में आपको अलग अलग सीरीज मिलेंगी। तो इसके बारे में और डिटेल में अगर जानना है या ये सारी चीज़ें आपको देखनी है AWS की वेबसाइट पे, तो आप ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा प्रॉपर। तो देखिए जितनी भी मशीन टाइप है उन सबका अलग अलग टैब दिया हुआ है और यहाँ पे उस सीरीज़ के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे M सीरीज़ भी है, T सीरीज़ है और A सीरीज़ का भी दिया हुआ है मशीन A1। तो जब आप इन सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाई देगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे, चलो T सीरीज में नहीं, हम M सीरीज में चले जाते हैं, M5 में। तो देखिए M5 में कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये 2 vCPU और 8 GB मेमोरी के साथ स्टार्ट किया है और मैक्सिमम हम 96 vCPU एंड 384 GB रैम तक यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्टोरेज का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कितने NVMe हम यूज कर सकते हैं। ऊपर देखिए कुछ ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ EBS का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए स्टोरेज में हम समझेंगे EBS क्या है, NVMe SSD क्या है। वैसे तो आपको नाम से पता चल ही गया होगा, ये SSD है। और EBS जो होता है एक तरह से NAS होता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज होती है EBS के जगह पे। तो स्टोरेज जब हम कवर करेंगे तो उसमें हम और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। उसके बाद नेटवर्क बैंडविड्थ भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जितनी आपकी ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है, आप उस हिसाब से मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि क्या हमें ये सारे सीरीज याद रखने हैं और उसमें कितने मैक्सिमम और मिनिमम यूज कर सकते हैं, क्या हमें याद रखने हैं। तो देखिए इसमें अराउंड 100 के आसपास या उससे ज़्यादा इसमें आपको मतलब सीरीज और उसके अंदर मॉडल्स मिल जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें याद रख पाना मुश्किल है, बट ये है कि हम डॉक्यूमेंट में आके कभी भी देख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ही ऐसी मशीन्स हैं, कुछ ही ऐसे टाइप्स हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं, क्योंकि आप जब जिस कंपनी में काम करोगे जाहिर सी बात है वहाँ पे एक ही तरह का काम हो रहा होगा, या हो सकता है मल्टीपल वर्क भी हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि एक तरह का ही काम होता है। तो मशीन भी उसी हिसाब से सेलेक्ट की जाती है कि वेब सर्वर बनाना है, डेटाबेस सर्वर बनाना है। तो जब हम यहाँ से मशीन ले रहे होते हैं तो धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है और याद हो जाता है कि हम कौन सी कैटेगरी की मशीन ले रहे हैं और लेना है हमें। बट फिर भी इतना तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं कि किस तरह की मशीन हमें लेनी है, कंप्यूट है, मेमोरी है, एक्सीलेटेड है, किस ग्रुप में से लेना है हमें। ठीक है, सीरीज पहले बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे किस टाइप की मशीन लेनी है। ठीक है, किस टाइप का इंस्टांस बनाना है हमें। तो इन सभी सीरीज में अगर आप डिटेल में जाएंगे, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम कितना यूज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे M सीरीज में लिखा हुआ है कि ओनली लार्ज साइज अवेलेबल। अब जैसे T सीरीज में है, इसमें माइक्रो भी अवेलेबल होता है, नैनो भी अवेलेबल है, स्मॉल भी है, मीडियम भी है और लार्ज भी है। लेकिन अगर आप M सीरीज में जाएंगे तो M सीरीज में आपको माइक्रो, मिनी ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ लार्ज अवेलेबल है। देखिए
सिर्फ लार्ज सीरीज दिखेगी आपको। अगर लास्ट में डॉट मेटल कहीं लगा हो, डॉट मेटल का मतलब होगा कि डायरेक्ट जो हार्डवेयर है वो सिर्फ आपके लिए होगा, मतलब AWS के कहीं डेटा सेंटर में एक आपको सर्वर डेडिकेट कर दिया जाएगा सिर्फ आपके लिए। इसको बेयर मेटल बोला जाता है। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको, कि ये सपोज AWS का अगर डेटा सेंटर है जहां हमने मशीन खरीदी है, तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा जो मशीन है या सर्वर है जो आपने जिसका पैसा दिया है वो सिर्फ आपके लिए रिजर्व होगा, इसमें किसी और की मशीन नहीं बनेगी। आप यहाँ पे बैठ के अपनी मशीनें जो बनाओगे वो इसी में जाएगा। डॉट मेटल अगर आप खरीदते हो तो इसको बेयर मेटल बोला जाता है, ठीक है। बाकी कोई और बना रहा है मशीन तो उसके लिए कोई और सर्वर होगा। हालांकि सारे सर्वर शेयरिंग में होते हैं, एक ही सर्वर पे एक से ज़्यादा लोगों की मशीनें बन रही हैं, आप भी बना रहे हो मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डॉट मेटल वाला इंस्टांस टाइप लेते हो, चाहे वो किसी भी सीरीज का हो, तो आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर दिया जाता है। आपने अगर 2 मशीनें खरीदी डेडिकेटेड की, तो ये चांसेस हैं कि उसी हार्डवेयर पे आपकी दोनों मशीनें बने, ठीक है। लेकिन किसी और की मशीन या इंस्टांस उस पे नहीं बनेगा, कोई रिसोर्स नहीं बनेगा उस हार्डवेयर पे। इसी तरीके से अगर कंप्यूट ऑप्टिमाइज को आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें देखेंगे कि आपको जो vCPU की जो लिमिट है वो आपको अच्छी खासी मिलेगी, मतलब ज़्यादा मिलेगी। 96 vCPU तक हम ले सकते हैं, यानी कि जो प्रोसेसर है 96 वर्चुअल प्रोसेसर तक हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम जो इसमें लिमिट दी हुई है। इसी तरीके से अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज में हम चले जाएं तो देखिए मेमोरी ऑप्टिमाइज में भी आपको यहाँ पे 3 सीरीज दिखाई दे रही है, R सीरीज है, X है, Z है, और एक अलग से हाई मेमोरी दिया हुआ है। हाई मेमोरी में देखेंगे आप तो ये देखिए 24,576 GB, इतना GB रैम मिलेगा हमें, इसीलिए इसको मेमोरी ऑप्टिमाइज कहते हैं, ठीक है। फिर उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसर भी है, लॉजिकल प्रोसेसर कितने चाहिए, बट रैम देखिए, रैम 6 TB टू 24 TB, यानी 6 TB से तो स्टार्ट है, तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइज में आपको मिल जाएगा। तो किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें रैम हमें ज़्यादा चाहिए, वहाँ पे हम मेमोरी ऑप्टिमाइज मशीन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरी मशीनें भी हैं जिसमें 1 TB 500 GB इस तरीके से आपको रैम तब उसमें भी मिल जाएंगी। इसके बाद है एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, इसमें आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड इंस्टांस मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए एक नया टैब आपको यहाँ पे मिलेगा GPU मेमोरी का। तो अब GPU मेमोरी भी GB में दिया हुआ है। आपने कभी लैपटॉप खरीदा होगा तो देखा होगा 2 GB ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप आते हैं, 4 GB ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप आते हैं, या डेस्कटॉप में भी। मोस्टली जो गेम खेलने वाले लोग हैं या वीडियो एडिटिंग या मिक्सिंग या कोई डिज़ाइन वाला काम करते हैं, तो इस तरह के काम में बेसिकली ग्राफिक्स का यूज ज़्यादा होता है। वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें P सीरीज़ है, I है, G और F सीरीज़ है। तो इसमें आपको ग्राफिक्स अच्छा मिल जाएगा। बाकी जो वी प्रोसेसर और मेमोरी वो तो है ही है, और ग्राफिक्स की मेमोरी और ग्राफिक्स का प्रोसेसर अलग से आपको मिल जाएगा। तो अगर हमें कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड मशीन बनानी है, या हमारा ऑफिस है जहाँ पे ग्राफिक्स से रिलेटेड कोई काम होता है, 3D एनिमेशन का या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का, इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो वहाँ पे हम ये इंस्टांसेस प्रेफर कर सकते हैं। स्टोरेज में आ जाते हैं। स्टोरेज में अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें आपको स्टोरेज अच्छा मिलेगा। अब ये लोकल स्टोरेज दिया हुआ है GB में, 475 GB से स्टार्टिंग है, और उसके बाद हम यहाँ तक मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद और दूसरी सीरीज है, उनमें आप देखिए उनमें और ज़्यादा आपको मिलेगा, 7500x8। बाकी रैम और vCPU भी उसी हिसाब से इंक्रीज होते हैं। उसके बाद D3 में देखिए इसमें TB में दिया हुआ है, HDD है, इसमें SSD नहीं है, ये HDD है। जो हम हार्ड डिस्क यूज करते थे मैग्नेटिक, ये वो वाली डिस्क की बात हो रही है। अगर SSD नहीं लिखी है, अगर HDD लिखी है, इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक वाली डिस्क की बात हो रही है। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे रीड एंड राइट डिस्क थ्रूपुट लिखा हुआ है, ठीक है। 48 TB तक मैक्सिमम इसमें स्टोरेज हम दे सकते हैं इस सीरीज में। इसके बाद D3EN है, इसमें भी ऐसा ही कुछ है, 14x24। तो यहाँ पे अगर देखें तो 336 TB तक हम HDD इसमें दे सकते हैं। तो 336 TB अपने आप में एक बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो गाइस ये था टाइप्स ऑफ इंस्टांसेस, जो ज़रूरत के हिसाब से जैसी हमारी नीड होगी उस हिसाब से इंस्टांस AWS ने प्रोवाइड कर रखे हैं, और वो हम क्रिएट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ये इंस्टांस के बारे में एक ओवरव्यू था। इसमें सीरीज के बारे में मैंने बता दिया, आपको लिंक दे दिया है, इसमें जाके आप और डिटेल में उसके फीचर्स पढ़ सकते हैं। जब भी आप कोई सीरीज सेलेक्ट करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में इसके 3-4 पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। कौन सा डिस्क यूज होगा, किस तरीके का डिस्क यूज होगा, कितना उसमें आपको नेटवर्क की बैंडविड्थ मिल जाएगी, किस टाइप का प्रोसेसर होगा, कितनी मैक्सिमम हम कैपेसिटी ले सकते हैं रैम या हार्ड डिस्क की, या जो भी जिस टाइप का इंस्टांस है उसका। तो इस लिंक पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं AWS सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।